नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरुजी। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक नया विज्ञापन, नई भर्ती को लेके। आज का जो विज्ञापन निकला है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोक सेवा आयोग के तहत जो है वैकेंसी निकाली है। ठीक है, इन्हीं वैकेंसियों के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है, कितनी वैकेंसियाँ हैं, किन किन पदों के लिए वैकेंसी हैं, क्या क्या योग्यता मांगी गई है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है, कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं आप प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में। इस सारी चीज़ों के बारे में हम आपको लोगों के साथ विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से आग्रह है कि प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आपको भविष्य में जो भी नोटिफिकेशन आए उनकी जानकारी आपको फटाफट मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो बगैर देरी किए हुए आज का विज्ञापन हम शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो वैकेंसी निकली है, ठीक है, इसमें जो वैकेंसी है पीसीएस, ठीक है, पीसीएस प्री की वैकेंसी निकली है 2025 के लिए। ठीक है, तो पीसीएस प्री में जो वैकेंसी आई है इसके लिए जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका आवेदन कैसे होने वाला है। तो आवेदन जो है ओटीआर माध्यम से होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले जिन लोगों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है वो लोग फटाफट सबसे पहले तो अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने इससे पहले फार्म डाला हुआ तो आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन होगा ही। अगर आप पहली बार इस परीक्षा का फार्म डाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कोई भी परीक्षा निकली उसका पहली बार फार्म डाले हैं, तो आपको ओटीआर का रजिस्ट्रेशन बनाना होगा। ठीक है, ओटीआर का रजिस्ट्रेशन बनाने के लिए आपको uppsc.up.nic.in की वेबसाइट पे जाके आप पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ओटीआर रजिस्ट्रेशन के बगैर आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब जान लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स। तो एप्लीकेशन जो शुरू होने की डेट है 20 फरवरी 2025, मतलब कि कल से ये आवेदन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, लास्ट डेट की बात करते हैं 24 मार्च 2025 रहने वाली है। इसके साथ साथ में अगर आपके फार्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो करेक्शन करने का भी मौका आपको 2 अप्रैल 2025 तक मिलेगा। ठीक है, ये करेक्शन केवल उन्हीं फार्मों में हो पाएगा जो पूर्णतः सबमिट हो चुके हैं। ठीक है, बगैर सबमिट किए फार्म में आप करेक्शन नहीं कर सकते। एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो एग्ज़ाम जो पीसीएस प्री का एग्ज़ाम जो होने वाला है वो आपका 12 अक्टूबर 2025 को अभी प्लान्ड है। 12 अक्टूबर 2025 को पीसीएस प्री का एग्ज़ाम कराया जाएगा। फीस की बात कर लेते हैं तो फीस देखिए, जनरल ओबीसी की कैटेगरी के लिए आपको 125 रुपये का शुल्क 125 रुपये का शुल्क पेमेंट करना है। वहीं बात करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी के लिए तो 65 रुपये का शुल्क केवल अदा करना है। हैंडीकैप कैटेगरी के लिए केवल 25 रुपीज़ यानी 25 रुपये का भुगतान करना है केवल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि किस एज ग्रुप के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो एज ग्रुप की बात करते हैं तो 21 से 40 साल के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो कि गणना जो है 1 जुलाई 2025 को की जाएगी, यानी मैक्सिमम 40 साल और मिनिमम 21 साल आपकी 1 जुलाई 2025 को होनी चाहिए। जहां तक बात करते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी के लोगों के लिए तो आपका एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए आपको 5 साल की छूट मिलने वाली है। मैक्सिमम एज में ये छूट मिलेगी। ठीक है, चाहे ओबीसी कैटेगरी के हों या एससी एसटी कैटेगरी के हों, आपको मैक्सिमम एज में 5 साल की छूट मिलने वाली है। ये छूट केवल यूपी के मूल निवासी लोगों को ही मिलेगी, अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए ये छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल जो वैकेंसी यूपी पीएससी कंबाइंड एग्जाम 2025 के लिए 200 वैकेंसी निकली है। लेकिन सामान्यतः इसके लिए योग्यता जो है ग्रेजुएशन मांगी गई है। ठीक है, और कुछ ऐसे इसमें पद भी हैं जिसके लिए कुछ स्पेशल योग्यताएं भी मांगी गई हैं। वो स्पेशल योग्यताएं किन किन पदों के लिए मांगी गई उनके बारे में भी हम इससे पहले हम बता देते हैं कि एक एसीएफ की पोस्ट है जिसमें वैकेंसियों की संख्या 10 है। एसीएफ मतलब असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर। ठीक है,
तो उसकी जो वैकेंसियों की संख्या 10 है। इसके अलावा जो है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर आरएफओ की वैकेंसियों की संख्या अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। जैसे ही इनकी संख्या आएगी तो वैकेंसी इसकी संख्या इसमें तो अब बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत जो यूपी पीएससी के अंतर्गत कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, कौन कौन से पद आते हैं जिसके अंतर्गत इसकी भर्ती होने वाली है। ठीक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जितने भी सरकारी ऑफिसर्स, सरकारी डिपार्टमेंट है, उन सरकारी डिपार्टमेंट्स का एक कोई ना कोई मुखिया होता है। ठीक है, तो कुछ पद ऐसे होते हैं जो कि आईएएस के द्वारा भरे जाते हैं, कुछ पद ऐसे होते हैं जो आईपीएस के द्वारा भरे जाते हैं। ठीक है, यानी जो कुछ पद ऐसे होते हैं जिन पर सिलेक्शन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बाकी जो काफ़ी पद ऐसे होते हैं जिनका मुखिया जो है राज्य सरकारों के द्वारा चुने जाते हैं। बात जानेंगे कि हम पीसीएस के द्वारा कौन कौन से पद इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, तो पीसीएस के द्वारा आपका देखिए इसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण पद होता है वो डिप्टी कलेक्टर का होता है। ठीक है, तो डिप्टी कलेक्टर जैसे ज़्यादातर हम सब लोग जानते हैं पीसीएस मतलब डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारे पद होते हैं, उनके बारे में हम बता रहे हैं आपको। इसमें डीएसपी यानी पुलिस अधीक्षक का पद होता है, खंड विकास अधिकारी, ठीक है, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का पद होता है। ठीक है, एआरटीओ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी का होता है, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर का होता है। ठीक है, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के पद होते हैं। ठीक है, कोषाधिकारी, लेखा अधिकारी, कोषागार ट्रेजरी ऑफिसर्स जो होते हैं उनके भी पद इसी के अंतर्गत है। गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, ठीक है, या जिला गन्ना अधिकारी, केन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर, ठीक है, या अधीक्षक कारागार सुप्रीडेंट जेलर जो होता है उसका पद भी इसके अंतर्गत होता है। प्रबंधक ऋण, ठीक है, मैनेजर क्रेडिट स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, मैनेजर मार्केटिंग एवं इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्मॉल इंडस्ट्री के लिए जो आता है, इन प्रबंधक विपणन एवं आर्थिक सर्वेक्षण लघु उद्योग, अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 यानी ईओ, ठीक है, सहायक नगर आयुक्त और इसके साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए, सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षीय जो भी प्रशासनिक पद हैं इसके, वो सब का भी सिलेक्शन इसी के परीक्षा के माध्यम से होगा। सहायक आयुक्त उद्योग प्रवर्तन, ठीक है, इसके अलावा सहायक श्रम आयुक्त, ठीक है, इसके अलावा वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट के, ठीक है, और इसके अलावा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट डीआईओएस, ठीक है, सहायक आयुक्त उद्योग, सांख्यिकी अधिकारी, सांख्यिकी लेखा अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, कार्य अधिकारी पंचायती राज में, उप सचिव आवास एवं शहरी नियोजन में, क्षेत्रीय राशनिंग अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, नायब तहसीलदार, जिला बचत अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, लेखा अधिकारी नगर विकास, जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी 2, अपर जिला विकास अधिकारी समाज कल्याण, यात्री कर माल कर अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी, लेखा अधिकारी स्थानीय निकाय के, क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी, सहायक निबंधक सहकारिता के अधिकारी, ठीक है, उप निबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन, जिला प्रोविजन अधिकारी, जिला प्रशासनिक अधिकारी, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, वित्त लेखा एवं परीक्षा विभाग के, सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड 1 और ग्रेड 2, ठीक है, जिला कार्यक्रम अधिकारी, ठीक है, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, श्रम परिवर्तन अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, बाल विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उपकारपाल, ठीक है, प्राविधिक सहायक भूभौतिकी, प्राविधिक सहायक भूतत्व, व्यवस्था अधिकारी, व्यवस्थापक राज्य संपत्ति विभाग, प्रबंधक, रसायनज्ञ विशेषज्ञ कार्य के अधिकारी कंप्यूटर, खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी एवं विधि अधिकारी। तमाम पोस्टों की जो है वैकेंसी इसके माध्यम से आपको निकाली गई है। ठीक है,
इसके अलावा इसमें देखिए कुछ ऐसे पद हैं जिसमें भी जैसे पुलिस विभाग से रिलेटेड है, चाहे होमगार्ड से हो या डीएसपी का पद हो, इनके लिए कुछ बेसिक हाइट का भी क्राइटेरिया है कि मिनिमम 160 सेंटीमीटर से लेके 167-68 सेंटीमीटर तक होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये अलग-अलग पोस्ट वाइज अलग-अलग उसकी हाइट की रिक्वायरमेंट भी है, जो कि ये बेसिकली केवल उन्हीं पोस्टों के लिए लागू है जो पुलिस महकमे से ही ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। इन सभी पदों के लिए जो योग्यता है, ज़्यादातर पदों के लिए ग्रेजुएशन की, इन केवल किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्पेशल पोस्ट भी निकली हैं जिनके लिए स्पेशल योग्यताएँ भी चाहिए, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले पोस्ट आप देखेंगे वो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसके लिए जो योग्यता मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास पोस्ट डिग्री क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आप जब फॉर्म भरेंगे तो उन वहाँ पे ये सारी पद आपको दिखाई देंगे, 13 विभागों के अलग-अलग पद दिखाई देंगे। उन पे आपको अपनी योग्यता अनुसार येस या नो करना है केवल, ठीक है। कोई अलग से इसमें फार्म नहीं भरा जाएगा। जब आप फार्म भरेंगे, जो लोग पहले भर चुके हैं वो लोग जानते होंगे, जो पहली बार भर रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ, आप फार्म अपना फिलअप करेंगे, उसमें ही आपकी ये सारी वैकेंसी शो होगी, उसमें ही आपको अपनी योग्यता अनुसार येस और नो करना है केवल, ठीक है। तो दूसरा क्या है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएशन में जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, सोशियोलॉजी से ग्रेजुएशन कर रखा है, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, लॉ में हो, लॉ ग्रेजुएट हो, या किसी ने लेबर रिलेशंस के ऊपर हो, या लेबर वेलफेयर में हो, या लेबर लॉ में हो, ठीक है। या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशियोलॉजी में है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क में है, ठीक है। सोशल वेलफेयर है, ट्रेड मैनेजमेंट है, या पर्सनल मैनेजमेंट है, इनसे संबंधित अगर आपके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तब इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, ठीक है। अगली पोस्ट जो बात करते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर। इसके अंतर्गत जो वैकेंसी होने वाली है, इस जो योग्यता चाहिए उसके लिए, वो बैचलर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी में हो, या डेयरी टेक्नोलॉजी में कर रखा हो किसी ने ग्रेजुएशन, या बायोटेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन कर रखा हो, ठीक है। या ऑयल टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर साइंस या वेटरनरी साइंस या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिस्ट्री में किसी तरह की अगर आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर ऑडिट ऑफिसर, ठीक है। इसके लिए जो योग्यता चाहिए वो बीकॉम ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, तो वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली पोस्ट बात करते हैं सब रजिस्ट्रार। इसके लिए जो योग्यता चाहिए वो बैचलर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, एलएलबी कर रखा है किसी ने तो वो इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इसके लिए जो योग्यता चाहिए, बैचलर डिग्री में सोशियोलॉजी से कर रखा हो या सोशल साइंस से कर रखा हो, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए हेल्थ में, एजुकेशन में, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई डिग्री डिप्लोमा है आपका तो आप इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ठीक है। इसके लिए जो योग्यता चाहिए, बैचलर डिग्री इन आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, या एग्रीकल्चर से आपने कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट डायरेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड पंचायत ऑडिट के लिए। इसके लिए जो योग्यता मांगी गई है, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, यानी बीकॉम कर रखा होना चाहिए, कर रखा है अगर आपने तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, श्रम विभाग में जो होता है, उसके लिए जो योग्यता चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स में हो, सोशियोलॉजी से कर रखा हो, कॉमर्स से कर रखा हो, लॉ से कर रखा हो, लेबर रिलेशन से अगर आपने कर रखा है, या लेबर वेलफेयर से कर रखा है, या लेबर लॉ से कर रखा है, सोशियोलॉजी से कर रखा है, या कॉमर्स से कर रखा है, सोशल वर्क से कर रखा है, वेलफेयर या बिजनेस मैनेजमेंट से कर रखा है, पर्सनल मैनेजमेंट से कर रखा है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसमें आप एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्री इन्फोर्समेंट।
इसके लिए जो योग्यता चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, आर्ट या साइंस, कॉमर्स या टेक्नोलॉजी से किसी भी डिग्री में आपने या टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आप अगला पद देखेंगे, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के लिए है। इसके लिए जो योग्यता चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री से, या फिजिकल केमिस्ट्री में हो, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, एमएससी कर रखी है, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री से कर रखा है तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड, किसी भी जो है मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। अगली पोस्ट की बात करते हैं तो असिस्टेंट पोस्ट की बात करते हैं तो टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री की बात करते हैं। इसके लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो मास्टर डिग्री केमिस्ट्री के साथ फिर 50% मार्क के साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल योग्यता वाले पद थे, इसके बारे में हमने योग्यताओं से संबंधित आपको बता दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रक्रिया कैसे होने वाली, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो सिलेक्शन प्रक्रिया के लिए देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो 3 चरणों से गुजरती है। सबसे पहले आपको प्री परीक्षा के द्वारा आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो लोग प्री परीक्षा क्वालिफाइड करेंगे उन्हें मेंस परीक्षा लिखने का मौका मिलेगा, और मेंस परीक्षा को जो क्वालिफाइड करेंगे उन्हें इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो इन तीनों चरणों में जो है आपकी प्रक्रिया गुजरने वाली है, ठीक है। तो प्री के लिए क्या होता है, प्री के लिए इसके देखिए सिंपल सी बात है, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है। जो आपके 200 मार्क्स होंगे, दोनों पेपर 200 मार्क्स होते हैं। इसमें पहले पेपर में आपके 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं और दूसरे पेपर में आपका 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 2 घंटे का समय मिलने वाला है, ठीक है। तो जो प्री का एग्जाम होता है बेसिकली शॉर्टलिस्ट करने के लिए होता है कि कौन लोग एलिजिबल हैं मेंस परीक्षा लिखने के लिए। मेंस परीक्षा की बात करते हैं तो मेंस परीक्षा में टोटल 8 पेपर होते हैं जो कि 1500 नंबर के होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होता है। जो मेरिट बनती है वो मेंस के एग्जाम के और प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पे बनती है, यानी 1500 प्लस 100 1600 नंबर के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो बाकी इसमें कौन कौन से विषय होते हैं मेंस परीक्षा के लिए वो आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इसमें सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र होता है जिसमें 150 अंक का होता है। निबंध का राइटिंग के लिए इसमें 150 नंबर का होता है। इसके अलावा पे सामान्य अध्ययन की आपके 6 पेपर होते हैं जिसमें प्रत्येक पेपर के लिए आपको 200 अंक का पेपर मिलता है, ठीक है। और इसको हल करने के लिए आपको पेपर के लिए 3 घंटे का समय मिलता है। और ये जो मेंस का एग्जाम होता है वो डिस्क्रिप्टिव बेस होता है। डिस्क्रिप्टिव बेस मतलब आपको आंसर डिटेल में लिखना है। प्री जो होता है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, बहुविकल्पी क्वेश्चंस आते हैं उसके अंतर्गत, ठीक है। उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी जुड़ी रहती है, ठीक है। मेंस परीक्षा जो होती है उसमें केवल आपका डिस्क्रिप्टिव बेस पेपर होगा, वो डिस्क्रिप्टिव बेस होगा, यानी कि आपको विस्तृत आंसर लिखना होगा। तो मेंस और इंटरव्यू के नंबरों को जोड़ के इसकी जो मेरिट बनाई जाती है और मेरिट वाइज आपको पोस्ट का एलोकेशन मिलता है, किस पोस्ट पे किसका चयन हुआ और किसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें उसी मेरिट के आधार पर बनती हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको इसके बारे में विस्तार से हम जो है प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, क्या क्या सिलेबस होगा, इसका एक अलग सेपरेट से वीडियो हम बना देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में नए भर्ती नए विज्ञापन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।